नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में गर्म राजनीतिक माहौल का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव भी होना है। इसको लेकर हाल ही में सत्ता में काबिज होने वाली बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उनकी पार्टी जल्द ही मुंबई से भ्रष्टाचार की हांडी तोड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की हांडी फोड़ने की शुरुआत कर दी। हम बीएमसी में भी भ्रष्टाचार की हांडी तोड़ेंगे। तो अभी से ही महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी के आह्वान से पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। एकनाथ शिंदे ने भी दावा कर दिया कि आने वाले चुनाव में वो भ्रष्टाचार की हांडी फोड़ेंगे। विपक्ष में कितनी बौखलाहट हो जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र में तो इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो करप्शन का दलदल पैदा कर दिया इन लोगों ने, उसकी शुरुआत तो हो गई थी जब अघाड़ी की सरकार थी। उसी समय से इसकी शुरुआत हो गई। सबसे पहले अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई हुई। ये बड़ा मामला आया सामने, और वो भी उद्धव ठाकरे के सबसे प्यारे अधिकारी परमवीर सिंह ने एक विस्फोट किया, और अनिल देशमुख के खिलाफ एक विस्फोट ऐसा किया जिससे पूरी अघाड़ी की सरकार बेनकाब हो गई। अनिल देशमुख के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उसकी जांच अभी भी बाकी ही है। ये पूरी तरह से दूसरे जो नेता हैं, जिसमें शरद पवार के गैंग भी पूरा शामिल है, ये लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हुई ही नहीं है। अनिल देशमुख अकेले 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली नहीं कर सकते हैं। उनमें कहीं न कहीं सरकार के दूसरे जो अंग हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उसका भी शेयर होगा ही होगा। अगर वो गृह मंत्री हैं तो उनको गृह मंत्रालय क्यों चाहिए? जब अघाड़ी की सरकार बन रही थी तो उस समय इन लोगों ने क्यों बड़े बड़े मंत्रालय के बंटवारे के लिए इतना आपस में संघर्ष किया, हंगामा किया? इसका मतलब है कि जो पार्टी गृह मंत्रालय रखेगी, उस पार्टी के पास ये आधार होगा कि उसकी वसूली ज़्यादा है। और ये वसूली कांड में अनिल देशमुख फंसे। शरद पवार ने किसी तरह मना लिया है कि अभी आप चुप रहो, बाद में आपको इसका इनाम मिलेगा। लेकिन ये तो तय है कि वसूली कांड में अभी बड़ी मछलियों का आना बाकी है। दूसरी तरफ नवाब मलिक जेल में है। उसके साथ साथ अब उद्धव ठाकरे को देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब भी ईडी के रडार पे हैं। उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और उसके ऊपर भी कार्रवाई होना लगभग तय है। तो यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अघाड़ी की जो सरकार बनी, वो अघाड़ी की सरकार 2 साल में ही ये दिखा दिया कि कितना बड़ा करप्शन का दलदल पैदा हो चुका है। अब वही करप्शन की हांडी फोड़ने की बात, ये संकेत है कि सिर्फ बीएमसी में, क्योंकि बीएमसी पर अभी तक शिवसेना का लगातार कब्जा रहा और उद्धव ठाकरे के परिवार का कब्जा रहा। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया है कि अब एक एक करके सबको बेनकाब किया जाएगा और इस भ्रष्टाचार से बीएमसी को मुक्त किया जाएगा। जो नजारा दही हांडी का नजर आया पूरे महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। उद्धव ठाकरे की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन क्या जिस तरह के भाषण दही हांडी के दौरान दिए गए कि बीएमसी चुनाव को बार बार टारगेट किया गया, तो मान लिया जाए कि बीएमसी चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है? बिल्कुल फूंक दिया गया है। और दही हांडी के समय ही जिस तरीके से दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जो राजनीतिक बयानबाजी की गई, दही हांडी एक धार्मिक त्योहार है, लेकिन उस त्योहार के दौरान सियासत जिस तरह से हुए, वो तो इसी ओर इशारा करता है कि ये दही हांडी बीएमसी चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर चुका है। अभी इस पूरे जो आयोजन किए गए मुंबई और ठाणे में, उसमें देखा भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंबई को पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने छोड़ दिया था। अपने गुट के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर रखा। यानी कि लगभग ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व मुंबई में हो गया है, बीएमसी में अब भाजपा की जीत होगी।
जितने जगह पर 130 से ज़्यादा जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दम दिखाया, और उधर उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखा। ये सिर्फ प्रेजेंस दिखा रहे थे और इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए भी थे। इस मौके पर जब एनसीपी पूरी तरह से शिंदे सरकार के फैसले का विरोध कर रही है, अजीत पवार क्या क्या बोल रहे हैं कि इस खेल को साहसिक खेल का दर्जा दे दिया गया, वो बहुत गलत बात है। इसमें ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो 10वीं फेल होते हैं, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, और उनको इस साहसिक खेल का दर्जा देने के बाद जो सरकारी नौकरी में स्पोर्ट्स कोटे की बात की जा रही है, उनको कैसे नौकरी किसी दिलवाएंगे? बच्चे का भविष्य बनेगा वो उनको नहीं नजर आ रहा है। बात यही है कि अगर 10वीं फेल है तो क्या सरकार में ऐसे पद नहीं हैं जिनके लिए उनको उस समय उस चीज़ों में 4th क्लास के जॉब जो होते हैं उसमें अप्लाई करने का मौका मिल सके? या अगर दही हांडी के समय वो 10वीं फेल हैं तो ये गारंटी अजीत पवार दे रहे हैं कि वो उसके बाद 10वीं पास नहीं कर सकता? या फिर दही हांडी के समय जो पहली बार इतनी घोषणाएं की गई उसी से अजीत पवार की परेशानी बढ़ी हुई है? ये कई सवाल उठते हैं जिसमें से जवाब तो एक ही आएगा कि शिंदे और भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से दही हांडी को आयोजन के लिए तैयार किया और ये बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उससे उद्धव ठाकरे और एनसीपी दोनों के कैंप में एक खलबली मची हुई है कि अब मुंबई में तो उनका राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अब शिंदे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की घोषणाएं की है उसका असर बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए बौखलाहट में अजीत पवार ने जो बात बोली है उसका भी उल्टा ही असर होना है। ऐसे भी एनसीपी बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में बीएमसी में नहीं रहती है। कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस को लग रहा है कि बीच से कहीं रास्ता निकल जाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी ही, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उद्धव ठाकरे के बदले कांग्रेस आ जाए। यानी कि कांग्रेस इस बीच एनसीपी और उद्धव ठाकरे दोनों से अलग अपने लिए आधार बनाने की कोशिश कर रही है। वो दूसरे नंबर की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। इस गुट के अलावा जो शिंदे और भाजपा का गुट है, उसके बाद कौन सी पार्टी होगी महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की, इसके लिए तैयार कर रहे आधार कांग्रेस के नेता। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वो तो भाई नंबर 1 की पार्टी है और जीत के लिए वो पूरी तरह से बीएमसी चुनाव में आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके की तैयारी है और जो अभी तक के सर्वे रिपोर्ट भी बता रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा बिल्कुल सही है जी। और ये दावा उद्धव के लिए कितना महंगा पड़ेगा? और ये दावा उद्धव ठाकरे की राजनीति के खात्मे की पृष्ठभूमि तैयार कर देगा, क्योंकि बीएमसी में हार का मतलब है उद्धव ठाकरे का राजनीतिक ब्रेक लग जाना। उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना ही अगर कहा जाए, जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, वो शिवसेना मुंबई से ही शुरू हुई थी। मुंबई में सबसे मजबूत स्थिति में है, और अगर किले में नींव ही कमजोर पड़ जाए तो उसके बाद किले की दीवार कितने दिन तक टिकी रह सकती है? और नींव है मुंबई, जहां पर ये अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो अभी असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, और अभी ये लंबा समय लगेगा इस सुनवाई में, लेकिन जो उद्धव ठाकरे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शिवसेना उनकी विरासत है, उनके उसके ऊपर कब्जा उन्हीं का होगा, इसको तो बीएमसी के चुनाव में ही देखा जा सकता है। बीएमसी के चुनाव का परिणाम ये तय कर देगा कि उद्धव ठाकरे राजनीति में रह सकते हैं या फिर उनका राजनीति से संन्यास लेना जरूरी होगा। लेकिन आखिरी दांवपेच है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन वो मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे शांत बैठे हुए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच आदित्य ठाकरे काफी आक्रामक दिखे, कई जगह पर उन्होंने रैलियां की, और अभी भी बार बार वो टारगेट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को। वो गद्दारी की बात कर रहे हैं, जिस पर लोग मुस्कुराते हैं कि गद्दारी किसको कहा जाता है। जो विचार से गद्दारी करे और संगठन से गद्दारी करे, दोनों में अंतर होता है। अगर आपने वैचारिक गद्दारी जो की है, पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं ने आपको वोट 2019 में जो दिया, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनाने के लिए दिया। अगर उसे
एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनानी होती तो एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलती जी। लेकिन जीत तो पूरी तरह से भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को मिली थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती थी, दोनों एक साथ रहते तो 105 सीटें और 54 सीटें। आप समझ लो कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनाने के लिए लोगों ने गठबंधन को समर्थन दिया और आप चले गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तो ये वैचारिक गद्दारी है जिसको बार बार वो भूल जाते हैं कि हिंदुत्व के विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टी, अगर ये तथाकथित सेकुलर, यानी कि सेकुलर कहने का मतलब ये है कि हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी। और इस गद्दारी की सज़ा मिली और इसी सज़ा के लिए अब एकनाथ शिंदे के ऊपर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लोग अब ये बातें समझने लगे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या होता है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे छुपते छुपाते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समझौता किया था एनसीपी और कांग्रेस के साथ। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के बदले आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया जाए, उनको भी लगेगा। लोगों के सामने आदित्य ठाकरे को पेश कर रहे हैं कि भाई अब हम राजनीति से अलग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब हमें संगठन में रहने दो, आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करो। लेकिन इनका मिशन फेल होने वाला है और अब उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार, ये दोनों की राजनीति को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की राजनीति करते रहे हैं, उनको जवाब नहीं दिया जाएगा तो आगे की राजनीति भी इसी तरह की चलती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो पिछले 30 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है। हाल ही में बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष चुने गए आशीष शेलार ने भी दावा किया कि बीएमसी चुनाव में पार्टी हर हाल में जीत हासिल करेगी। बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से है और बीजेपी बीएमसी चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर चुनाव के मैदान में कूद पड़ी है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।